आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। तो मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 ग्रेविटेशन चैप्टर के नोट्स तैयार कर दी हैं। 1 पेज नोट्स हैं ये ग्रेविटेशन चैप्टर के। ठीक है, 1 पेज नोट्स फ्रंट एंड बैक ये आपके तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब ग्रेविटेशन ये मैंने सिर्फ वो वाले नोट्स कवर किए हैं जो आपके 2021-22 वाले सेशन में काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर और कोई सेशन है, कोई इसके बाद का सेशन है, उसके लिए मैं अपडेट कर दूंगी नोट्स, क्योंकि यहाँ फ्लोटेशन वाला पार्ट मैंने नहीं कवर किया नोट्स में। सिर्फ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो भी ग्रेविटेशन से रिलेटेड वाला पोर्शन है वो कवर किया है। तो ये पहले मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। सो दीज आर द नोट्स। बीच में कुछ कॉलम्स खाली हैं, वो मैं अभी फिल करूँगी। ठीक है, 1.5 पेज ले सकते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड बैक तो 1 पेज ही मान सकते हैं। 1 पेज के नोट्स हैं ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। अब ये नोट्स क्या हैं, आपको एक जिस्ट देने के लिए, एक जब आपकी थरो रिवीजन आप चाह रहे होंगे चैप्टर की और आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, तब आपके ये नोट्स हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। तो अगर आप ये 10 मिनट, अराउंड 10 मिनट की वीडियो रहेगी, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। आपको इसके अलावा सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब तक आपको याद होना चाहिए। क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. This is universal law of gravitation. इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है। मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 एंड m2 और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। तो देयर इज़ अ फोर्स दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, F is directly proportional to m2, F is inversely proportional to d square, या फिर F is ऐसे करके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। अब इन्हीं को कंबाइन करके लिख दिया मैंने, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। एक बार मैं इस चीज़ को हटा देती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। एक सेकेंड। सो आई विल जस्ट चेंज द टेम्पलेट ताकि आपको आसानी हो जाए। हाँ, तो F इज़ इक्वल टू, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और यही है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। ठीक है, कैपिटल G इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, या फिर आपको बुक्स में ऐसे भी मिल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2 विच मीन्स सेम। ठीक है, ये है हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस एक्चुअली है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं विच इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ से अट्रैक्ट हो रहे हैं एक फोर्स की वजह से। वो क्या है? वो यही चीज़ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा है मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, जो कि एक सेंट्रिपिटल फोर्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, मून अर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है और जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, एंड सिमिलर बेसिस पे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं बिकॉज ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से प्रूव कर सकते हैं। सो मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। एंड फोर्थ इज टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। जो टाइड्स होती हैं उनको भी हम जो अट्रैक्टिव फोर्स है यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इससे प्रूव कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियोस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वीडियोस में, आप वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफिंग दूंगी मैं चैप्टर की। ठीक है, अब इसके बाद है ये फ्री फॉल क्या होता है। अब फ्री फॉल क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ देयर इज़ एन एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद इट। इसी एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, या फिर स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट स्मॉल g की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डेरिवेशन की बात करें तो मैं बोलूँगी न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसे डिराइव करूँगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैं लिखती हूँ F इक्वल टू ma। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है तो F इक्वल टू mg। और मुझे पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इक्वल टू g mm अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ m क्या है? मास ऑफ अर्थ, m क्या है? मास ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और d क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है तो मान लेती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ रफली इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ,
मैं ये अजम्पशन मान के चलती हूँ तब मैं कैलकुलेट करती हूँ। तो F इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंप्यूट कर देती हूँ। mg इक्वल टू GMM अपॉन डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। याद आ रही होगी ये डेरिवेशन, m से m कैंसिल, तो g की वैल्यू आ गई GM अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब जब मैं मास ऑफ अर्थ यहाँ लगा दूँ, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ये दोनों वैल्यूज़ जब मैं यहाँ लगाती हूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप कैलकुलेशंस में रफली 10 भी ले सकते हो। ठीक है, अगर कैलकुलेशंस में आपका काम चल रहा है तो आप 10 लेकर भी कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी डेरिवेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो मैंने यहाँ डिफरेंस लिख दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कैपिटल स्मॉल जी, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कैपिटल जी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट जो यूनिट एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जबकि इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और अगर पूरी वैल्यू की बात करें तो 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, और इसकी 9.8 या फिर 10 लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह कांस्टेंट नहीं होती, वेरी करती रहती है प्लेसेस टू प्लेसेस में। जैसे कि मैं बोलती हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली हाइट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर आप अर्थ पे बात करेंगे, और अर्थ की बात मैंने ये डिटेल में भी एक्सप्लेन किया था कि जो अर्थ की शेप है वो ओब्लेट स्फेरिकल शेप है, यानी यहाँ पे जो इक्वेटर है यहाँ पे फ्लैटेंड है, और पोल्स पे क्या है, हल्का सा इस तरीके से। जो पोल्स हैं पोल्स पे फ्लैटेंड है और इक्वेटर पे इस तरीके से। तो पोल्स का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अगर हम देखते हैं, इसको मैं और क्लियर बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो पोल्स का डिस्टेंस होता है वो सेंटर से कम होता है। मान लेते हैं इसको मैंने h बोल दिया, मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, और ये मैंने h डैश बोल दिया। तो h डैश इज़ ग्रेटर देन h, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा और पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और अगर एक पॉइंट सेंटर ऑफ अर्थ पे ले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ज़ीरो, और इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज़ ज़ीरो भी आ सकती हैं और कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं प्लेस टू प्लेस में। ठीक है, नेक्स्ट इज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन इन इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में। जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ इस चैप्टर के, तो मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं, एक्सेलरेशन की जगह मैं g लिख देती हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख देती हूँ, और मैं s यानी डिस्टेंस की जगह h हाइट लिख देती हूँ। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारी बन जाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी बनती है v इक्वल टू यू प्लस जी टी। v इक्वल टू ए की, हमने यहाँ ए की जगह g लिखा है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये थर्ड हो गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये मॉडिफिकेशन है इक्वेशंस ऑफ मोशन में, जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ होती हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसके अलावा ये जी की वैल्यू हो गई। अब इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। जिसने डिटेल में चैप्टर पढ़ा होगा उसे पता होगा। जो वेट होता है W, दैट इज़ नथिंग बट द फोर्स, तो mg के इक्वल होता है ये वेट जो होता है, और जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g पे डिपेंड करता है। तो मास और वेट में डायरेक्ट डिफरेंस लिखना आता है, इसलिए मैंने डिफरेंस फॉर्म में ये लिखा है ये। तो मास क्या है, मास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होते हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करते हैं। जो मास है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, मास कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता है, जबकि वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस अलग अलग होती है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम आगे देखेंगे कि मून पे और अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होती है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो मून पे देखेंगे और जो अर्थ पे देखेंगे वो अलग अलग होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो भी हो सकती है, इसीलिए वेट भी हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। वेट ज़ीरो तब होगा जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो होगी, और जो मास है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज SI यूनिट। जो SI यूनिट मास की है वो kg है, और वेट की SI यूनिट फोर्स वाली है यानी न्यूटन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हो गए हमारे मास और वेट के बीच में। अगर डायरेक्ट लिखना है व्हाट इज़ द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ वर्सेस मून। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ वर्सेस मून मैं आपको यहाँ ऐसे ही समझा देती हूँ। सो ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अगर मैं स्टार्ट करूँ W से, W इक्वल टू mg, ठीक है। और W क्या है? कुछ भी नहीं, फोर्स है, ठीक है। तो और उसी फोर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? Gm अपॉन r², ठीक है। तो ये वही चीज़ है, फोर्स जो हमने पीछे अभी फोर्स देखा था, ठीक है। तो अब मैं इसी बेसिस पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ लिखती हूँ। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या होता है? Gm मास, me मतलब मास ऑफ अर्थ, इनटू m यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन re का स्क्वायर, ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ लिखा। ऐसे ही वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून लिख सकती हूँ मैं, Gm यानी मास ऑफ मून, इंटू m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन rm का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया। We अपॉन Wm इक्वल टू Gme इंटू m अपॉन re का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Gm इंटू m अपॉन rm का स्क्वायर। G से G कैंसिल, M से M कैंसिल, बाकी बची हुई चीज़ें मैं लिख लेती हूँ। Me डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर इंटू MM, और ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, इंटू RM का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया? मुझे पता है मास ऑफ अर्थ जो होता है वो रफली 100 टाइम्स होता है मास ऑफ मून के, और रेडियस ऑफ अर्थ रफली 4 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ मून के, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा We अपॉन Wm इक्वल टू 100 अपॉन 16। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो रफली मेरा आंसर 6 आता है, यानी We इक्वल टू 6 टाइम्स Wm, और वी कैन से Wm इक्वल टू 1/6 We, यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ये हमारी फाइनल डेरिवेशन थी, और इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। दिस इज़ द शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, 1 पेज नोट्स। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है इन नोट्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और चैप्टर के आप मुझसे नोट्स चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल मेक दी नोट्स ऑफ दोज चैप्टर, ठीक है। तो आई लीव इट हेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन। सी यू अगेन।